डॉक्टर संजय भारद्वाज। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कौटिल्य, जिनके बारे में कहा जाता है कुंठल वंश से हुए, या कौटिल या कुटिल शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई, जो धूर्त कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। और चाणक्य, जिन्हें बहुत बड़ा कहना चाहिए जानकार मानते हैं राजनीति का, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम फर्स्ट पार्ट में इनके जीवन परिचय अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। फिर सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, संगठन, युद्ध के प्रकार, दूत व्यवस्था, वर्णाश्रम, ये राजा के कर्तव्य, राजा पर प्रतिबंध, काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट होंगी मनुष्य के अनुसार। जैसे हम मंडल सिद्धांत को पढ़ेंगे या सप्तांग सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो ये अधिकतर वही हैं जो मनु ने भी कहा है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और चाणक्य जो है, ये भारत के इतिहास में राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। इनका जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। कई बार हम इसको अर्थशास्त्र को विषय से तो ले लेते हैं कि इकोनॉमिक्स पे लिखा हुआ होगा, ये है अर्थ। और चाणक्य ने कहा था कि अर्थशास्त्र में लिखा गया है धरती जिस पर लोग रहते हैं, और रहने वाले लोग, तो जनता और जमीन, इन दोनों से मिलकर बना है अर्थशास्त्र। शासन कला और कूटनीति का महान प्रतिपादक माना जाता है। और प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है। उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। सालेटोर के अनुसार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। अब कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रामाणिक सामग्री का बड़ा शोचनीय अभाव है। इसके 3 नाम माने जाते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उसे कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि उसका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ। उसके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसे चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान समय में विद्वत जगत में उसे कौटिल्य तथा सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। हिंदी के कवि तुलसीदास और सूरदास की तरह उसके जन्म स्थान के संबंध में बड़ा मतभेद है। बौद्ध ग्रंथ उनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते, तो जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य का श्रवणबेळगोळ प्रदेश है। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। कौटिल्य की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई, और उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था। अंतिम शासक महापद्मनंद था। कहते हैं कि एक कथा है कि प्रधानमंत्री शक्टार इससे नाराज़ थे राजा से, तो राजा ने एक दिन कुछ ब्राह्मण निमंत्रित करने का कार्य शक्टार को दिया। शक्टार ने एक दिन इस काले शिखाधारी चाणक्य को पैरों में चुभ जाने पर कांस नामक घास को मट्ठा डालकर समूल नष्ट करते देखा, तो उसने कौटिल्य को निमंत्रण दे दिया और सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापद्मनंद ने उसे अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर प्रण किया था कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर लूँगा, शिखा नहीं बांधूंगा। और फिर उसने चंद्रगुप्त की सहायता से महापद्मनंद का नाश किया और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। तो चंद्रगुप्त के राज में कौटिल्य न केवल मौर्य साम्राज्य का महामंत्री था, वरन सब कुछ था। लेकिन इतना होने पर भी एक आदर्श ब्राह्मण की तरह त्याग के आदर्श के रूप को धारण कर वीतरागी तपस्वी बना रहा, और वह एक कुटिया में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। अब कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कीथ, जॉली, विंटरनित्स आदि विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं, परंतु डॉक्टर श्याम शास्त्री, जिन्होंने सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि उपलब्ध करके उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, पाश्चात्य विद्वान फ्लीट और स्मिथ, गणपति शास्त्री, N.N. लॉ और D.R. भंडारकर आदि अनेक विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। वास्तव में यह द्वितीय मत ही प्रामाणिक है। अर्थशास्त्र के मूल रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मंत्री आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, और ये मौर्यकालीन रचना है, ईसा से 3री शताब्दी पूर्व। अब उन्होंने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है, जिसके अनुसार मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं दोनों ही अर्थ है। अतः वे
शास्त्र अर्थशास्त्र है, जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थ एवं अर्थशास्त्र के इस व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथों को अर्थशास्त्र का नाम दिया है। तो ये धन का अध्ययन नहीं करता, वरन विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का वर्णन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक और शासन कला की एक महान रचना है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार ये राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में 4 विधाओं का उल्लेख किया है। प्रथम आन्वीक्षिकी, दर्शन और तर्क। दूसरा त्रयी, धर्म अधर्म व वेदों का ज्ञान। तीसरी वार्ता, कृषि व्यापार आदि। और चौथी दंड नीति, शासन कला या राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है और इस ग्रंथ में 15 अधिकरण हैं। प्रथम विनयाधिकरण, जिसमें राजा के जीवन और व्यवहार का वर्णन है। दूसरे अन्यक्ष प्रचार में राजा के विभिन्न प्रशासकीय अध्यक्षों के विभागों और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरे धर्मस्थयी में अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि न्यायिक बातों का वर्णन है। चौथे कंटक शोधन में समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड विधान की व्यवस्था है। पांचवें योग व्रत में राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का उल्लेख तथा अराजक भक्तों को दंड देने के नियम हैं। छठवें में मंडल योनि में शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय बताए गए हैं। सातवें षाडगुण में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। आठवें व्यसन अधिकारक में राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताए गए हैं। तथा 9वें अभियार्थ कर्म में विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व विचारणीय विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 10वें संग्रामिक में विजय के लिए युद्ध संबंधी नियम है। 11वें संघ व्रत में संघ राज्यों में फूट डालने की विधियाँ है। 12वें अवलेश में निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए हैं। 13वें दुर्गल लब्धोपाय में शत्रुओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। 14वें औपनिषदक में शत्रु पर विष, जादू, टोना आदि की विधियाँ बताई गई हैं। और 15वें अंतिम अधिकरण में अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना है। तो अब हम प्लेटो के राज्य संबंध के थोड़े विचारों को पढ़ लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति। यद्यपि अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के किसी सिद्धांत की विधिवत विवेचना नहीं है, किंतु यत्र तत्र व्यक्त विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा में देखता है। हॉब्स के समान ही उसका विश्वास था कि आदिम काल में जबकि राज्य नहीं था, मानव जीवन घोर कलह और संघर्ष से ग्रस्त था। सर्वत्र शांति और अव्यवस्था विद्यमान थी और मत्स्य न्याय, लॉ ऑफ द जंगल का बोलबाला था। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर मनमाने अत्याचार करते थे और नग्न हिंसक वृत्ति का अखंड साम्राज्य था। इस यातना में जीवन से मुक्ति होने के लिए मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। उन्होंने उत्पन्न हुए अन्न का 6वां भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग कर के रूप में अपने राजा के लिए नियत किया। मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की प्रतिज्ञा की और इसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया। इस प्रकार कौटिल्य के राजदर्शन में राज्य की उत्पत्ति में उस संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं जिसका विशद और व्यापक विवेचन आगे चलकर पश्चिमी विद्वानों हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा किया गया। शास्त्री ने कहा है कि इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य के काल में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से मनुष्य अपरिचित न थे। अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहीं कहीं कौटिल्य राजा के ईश्वरीय अंश का उल्लेख करते हुए राज्य के देवी सिद्धांत का भी वर्णन करता है और वह भूल जाता है कि इन दोनों सिद्धांतों में कोई संगति बैठ ही नहीं सकती। उसकी विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मूल विश्वास तो संविदा सिद्धांत में ही है और वह राज्य के दैविक मूल की चर्चा तो केवल सर्वसाधारण में राज्य के प्रति भक्ति भावना को दृढ़ करने और राज्य में शासन कार्य के प्रति धार्मिक भाव उत्पन्न करने के लिए ही करता है। कौटिल्य के संविदा सिद्धांत में हॉब्स के सिद्धांत से बहुत कुछ समानता प्रतीत होने पर भी वह हॉब्स के सिद्धांत से मूलतः भिन्न है और लॉक और रूसो की विचारधारा से भी उसकी भिन्नता स्पष्टतया देखी जा सकती है। कौटिल्य अपने संविदा सिद्धांत के आधार पर ना तो राज्य को अपना निरंकुश बताता है जितना कि हॉब्स का लेवायथन, और न ही उसने इस सिद्धांत का प्रयोग लॉक तथा रूसो की तरह व्यक्ति के अधिकारों तथा लोकतंत्र का पक्ष पोषण करने के लिए किया है।
उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों ने एक व्यक्ति को राजा इसलिए चुना कि वह धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति और उपभोग में उनकी सहायता करे। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा को अधिकार है कि वो उसे पदच्युत कर किसी अन्य व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त कर दे। इस प्रकार कौटिल्य की संविदा धारणा अधिक तार्किक, पूर्ण और अपेक्षाकृत निर्दोष है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है, और फिर साथ ही साथ आ जाता है इसमें सप्तांग सिद्धांत। तो नेक्स्ट पोर्शन जो होगा उसमें हम सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत इनको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, मंत्री परिषद व्यवस्था और षाडगुण नीति को पढ़ेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, अर्थशास्त्र और विष्णुगुप्त कौटिल्य। थैंक यू।